अभी तक तो हमने सब प्रिंसिपल पढ़े थे ना, फेयोल ने भी प्रिंसिपल दिए थे और टेलर ने भी दिए थे, टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे। अब वो जो सब प्रिंसिपल दिए थे, अब इनको इनकी टेक्निक्स कैसे, क्या टेक्निक्स अपनाएं कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो। प्रिंसिपल एक चीज है जो कि आपको रूल्स हैं एक तरीके से समझ, अब उन रूल्स को मैं कैसे अप्लाई करूं अपने यहाँ, है ना, या क्या मॉडल होना चाहिए उसको एप्लीकेशन उनको उनको अप्लाई करने के लिए, वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। हमारा बेसिक अजम्पशन ये है कि हम एक फैक्ट्री इन्वायरमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपका प्रोडक्शन होता हो। मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल आपने स्टोर से लिया, उसको प्रोड्यूस किया, उसमें फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स आपने उसको स्टोर में रखे। तो जो पूरा फैक्ट्री वाला वो है इन्वायरमेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब उसने कहा टेक्निक, एक टेक्निक होती है फंक्शनल फोरमैन, फंक्शनल फोरमैनशिप, रादर पूरा वर्ड इसका फंक्शनल फोरमैनशिप है। तो अब फोरमैन क्या होता है, सुना है वर्ड फोरमैन, सुना है ना वर्ड आप लोग ने? फोरमैन का वर्ड का मतलब सुना है? सर जो काम करता है हाँ, फंक्शनल फोरमैन, फोरमैन उसको बोलते हैं। देखो, एक तो लेबर काम कर रही होती है, ठीक है, और एक होते हैं मैनेजर्स, करेक्ट। अब मैनेजर डायरेक्टली लेबर से तो बात नहीं करता है, या सुपरवाइजर कह लो, मैनेजर चलो छोड़ो, सुपरवाइजर कह लो, है? तो डायरेक्टली सुपरवाइजर से बात तो नहीं करता। मैनेजर जो वर्कर्स हैं वो किससे बात करते हैं, उनका एक उनका जो बॉस होता है? उससे मतलब जो वर्कर्स हैं उसमें क्या होता है कि हम वर्कर्स को एक बीच में एक लेयर डाल देते हैं जो फोरमैनशिप की के रिगार्डिंग होती है, कि भाई ये फोरमैन है और एक इसका एक मॉडल है, और सारे वर्कर्स उस एरिया के उस बंदे को रिपोर्ट करें। मैं एक स्ट्रक्चर भी अभी बताऊंगा, बट जो फोरमैन है वो एक तरीके से मैनेजरियल फिगर है, जिस जो जो आपके वर्कर्स हैं वो उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपको उसका भी डिटेल बताता हूँ, इसमें देखते हैं। देखो, फैक्ट्री में एक प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रोडक्शन के लिए, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्या कहते हैं नाम लिया ये फंक्शनल फोरमैन का, ये वो बंदा है या वो मैनेजर लेवल है जो कि वर्कर उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। वो एक तरीके से प्रोडक्शन, प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल उसके उसके चारों तरफ घूमता है। मतलब वो फैक्ट्री में सब जगह घूम घूम के इंश्योर करता है कि जो प्लान हुआ है और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इन सिंक हो, मतलब कि जो हमने प्लान किया वही हमारा क्या कहते हैं प्रोड्यूस हो रहा हो, है ना। इस फंक्शनल फोरमैनशिप स्कीम के अंदर क्या होते हैं कि दो फंक्शन है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इस प्लानिंग वाले पोर्शन को चार उसमें डिवाइड कर दिया, डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब देखो, मैं तुम्हें इनका एक एक का मीनिंग बताता हूं, है। ये जो प्लानिंग इंचार्ज है बंदा, है, इसने अपने अंडर जो है चार लोगों को एक तरीके से डेप्यूट कर दिया। ये एक फोरमैन है, ये एक फोरमैन है, ये एक फोरमैन है, ये एक फोरमैन। अब इसका काम इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। जो प्लानिंग कर रहा है बंदा, जो प्लानिंग इंचार्ज है, उसने अपने अंडर चार बंदे रखे। उसने कहा भी ऐसा, ये बंदा जो है मेरा
इंश्योर करेगा कि फैक्ट्री में डिसिप्लिन है, लोग टाइम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो रेस्ट का टाइम है उसमें रेस्ट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं टाइम से, कोई और क्या कहते हैं नेगेटिव बात नहीं हो रही है प्रोडक्शन में, आपस में एक दूसरे से दे आर वर्किंग टुगेदर, एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा हो फैक्ट्री के अंदर, उस बंदे का काम यही होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम एक तरीके से जो हमारी लेबर है उसको हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखो, लेबर जो होती है, जो वर्कर्स होते हैं, उनको सिर्फ ये पता चल है कि भाई हमें क्या करना है, उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं होता है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना उनको एक तरीके से प्रोडक्शन में जो जो बंदे जो क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन कर रहे हैं जो, उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा आता है, मतलब दूसरा पीस आता है, उसमें ये करना, ये करना, ये करना, इस तरीके से। तो ये एक बंदा ऐसा होता है जो इंस्ट्रक्शन का कार्ड, इंस्ट्रक्शन क्लर्क बोलते हैं उसको, वो बनाता है कि भाई प्रोडक्शन करनी है हमें, तो प्लानिंग में हमें एक बंदा डिसिप्लिन देखेगा, एक बंदा इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाएगा, एक बंदा रूट क्लर्क बनाएगा। रूट रूट क्लर्क कौन होता है? जो कि डिफाइन करता है कि पहले यहाँ पे जाएगा, क्योंकि सपोज करो एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 स्टेप्स हैं, तो वो रूट करेगा, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर डिपेंडिंग अपॉन वो क्या कहते हैं, क्योंकि हर रूट पे उसमें एक वैल्यू ऐड हो रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, उसके अंदर उसका कुछ चेंज हो रहा है, राइट, तभी तो एंड एंड प्रोडक्ट निकल रहा है। तो क्या रूट होना चाहिए, ये रूट क्लर्क डिसाइड करता है। ठीक है, आर यू क्लियर? मैं अगर नहीं क्लियर हो मैं दोबारा बता देता हूँ। सर मतलब जो रूट क्लर्क होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्शन होनी है वो किस तरीके से होनी है, कि मतलब वो पहले प्रोडक्ट कहाँ जाएगा फिर दूसरी जगह कहाँ जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि देखो, रॉ मटेरियल से एंड फिनिश गुड बनने के में बीच में बहुत सारी स्टेजेस होती ही नहीं होती हैं। यस सर। तो जो रूट क्लर्क है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। वो यस क्यों? सर। हाँ, वो किस लिए डिसाइड करेगा? क्योंकि उसको ये पता है कि इस चीज में यहाँ पे ये चीज अटैच होगी, फिर यहाँ पे ये चीज अटैच होगी इसके अंदर, फिर इस तरह से होगा। एक प्लानिंग, ये सब अभी प्लानिंग का पार्ट हो रहा है ना, वो सब चीज यस प्लान कर रहे हैं ना ये लोग, है ना? ठीक है। यस सर। इसके बाद होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब क्या होता है कि जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है वो देखता है भैया इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग रहा है और कितनी कॉस्ट लग रही है। तो वो डिस्कशन करता है रूट क्लर्क से, इंस्ट्रक्शन वाले से, कि भाई एक काम करो, उसको थोड़ा कट शॉर्ट करो कि टाइम भी कम हो जाए और कॉस्ट भी कम आए। अभी देखो प्लानिंग पे स्टेज पे चल रहा है सारा कुछ, आर यू गेटिंग? आपस में ये लोग डिस्कशन करके ये चीजें सेट करते हैं कि क्या वर्कर को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन कार्ड उसका रेडी करना है कि हाँ भाई, क्योंकि वर्कर को तो इंस्ट्रक्शन से मतलब है कि जो आप बोलोगे वो करेगा, वो उसको एक इंस्ट्रक्शन कार्ड मिल जाएगा, वो उसमें जो जो उसमें लिखा होगा वो करता रहेगा। तो हर वर्कर के डिपेंडिंग अपॉन किस किस, उसको असेंबली लाइन बोलते हैं, असेंबली लाइन इसका करेक्ट वर्ड है। इसमें असेंबली लाइन में क्या होता है कि एक जगह से शुरू होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से जाता है। तो किस वर्कर को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, इंस्ट्रक्शन कार्ड वो बना लेता है, क्योंकि वो जहाँ पे जो वर्कर होगा वो इंस्ट्रक्शन कार्ड को देखेगा और वैसे काम करना शुरू कर देगा। बिकॉज उस टाइम पे बेटा, जिस टाइम प्रोडक्शन हो रही होती है ना, उस टाइम पे बहुत मतलब एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्विक, अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, राइट? तो जो प्लानिंग इंचार्ज है उसके अंदर 4 फोरमैन हुए, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसमें कोई कंफ्यूजन? मैं दोबारा बता सकता हूँ अगर प्रॉब्लम आ रही तो। सिद्धार्थ? हाँ,
बताओ मैंने बेटा कि ये रूट का क्या क्या काम है, बेटा बताओ। रूट पर का काम है। ओके, तो इसका काम ये है कि जो भी एंड प्रोडक्ट या जो भी एंड प्रोडक्ट है, जो भी फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल आर्टिकल है, उसको हम्म। उसको ये पता रहता है कि वो किस तरीके से बनना है, उस पे क्या क्या चीजें लगनी है, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जो भी रॉ मटेरियल्स है। तो उसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी साइकिल पता रहती है, क्या क्या चीज कब प्लेस करनी है, और उसे पता है कि ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो किस किस चीज से होके जाएंगे। तो वो सारी चीजें प्लेस करके, ऑर्गेनाइज करके, नहीं ऑर्गेनाइज करके बताता है कि, और ऐसा हाँ, ऐसा कुछ। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, वो रूट सेट करता है। हाँ वो, हाँ। वो रूट सेट करता है कि भाई यहाँ पहले स्टेप 1 यहाँ पे होगा, फिर स्टेप 2 यहाँ पे होगा, फिर स्टेप 3, इस तरीके से वो रूट सेट करता है। और उसके अंदर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो इन्वॉल्व होता है कि भाई अगर आप लंबा रूट ले लोगे तो मेरा तो टाइम बढ़ जाएगा और अच्छा, कॉस्ट आपने भी बढ़ इसका, जाएगी। हेलो, हाँ बोलो। आपने अभी एक और कुछ बताया था ना, वो फोरमैन क्या बताया था ऐसे कुछ? हाँ, फंक्शन वो, नहीं, नहीं ये सब फोरमैन है, ये फंक्शनल फोरमैन जो है, फंक्शनल फोरमैन अच्छा, एक ये यही फंक्शनल फोरमैन है? फोरमैन। हाँ 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 बेटा, यही फोरमैन है ना। देखो एक मिनट पहले स्लाइड देखो ना, ये देखो, 4 foremen were to look after planning and work and other 4 to supervise the work in the shop. ओके ओके। तो टेलर contemplated 8 functional experts, experts नहीं experts है ये और, ओके सर। ठीक है ना। देखो ओके। इनको हम फंक्शनल फोरमैन बोलते हैं। फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन तो वही हो रहा है ना, हाँ सर। है ना। तो फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन क्या, प्लानिंग और प्लानिंग। एग्जीक्यूटिंग या डूइंग कह लो, एग्जीक्यूटिंग कह लो, डूइंग कह लो, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। क्लैरिटी है। हाँ सर। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन चार्ज के ऊपर, राइट। हाँ। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो प्रोडक्शन के अंदर है उसके अंदर क्या होता है, एक स्पीड बॉस होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, एक रिपेयर बॉस होता है और एक गैंग बॉक्स होता है। ठीक है, अब जो स्पीड बॉक्स बॉस है वो ये इंश्योर करता है कि भाई सब जगह काम उसी स्पीड से चल रहा है जैसा कि प्लान्ड है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम वो दे रखा है ना, आर यू गेटिंग ऑन टाइम से। यस सर। ये प्लानिंग में चारों चीजें डिसीजन हो गया इनका, ये जो आपके प्लानिंग के फोरमैन थे उन्होंने सारा प्लान कर लिया। यस सर। अब प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो हाँ। अब अगर हम ऐसे ही प्रोडक्शन शुरू करवा देंगे, कोई उन लेबर के ऊपर मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होगी। नहीं क्लियर हुआ। यस सर। स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और ये सब गैंग बॉक्स बॉस, ये लोग कौन है ये चारों। ये फोरमैन, हाँ, कौन से वाले फोरमैन है। कहते हैं प्रोडक्शन से पहले वाले, मतलब ऐसे वो मैनेजमेंट, वो से पहले वाली। हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, कौन से वाले फोरमैन है ये। मैंने बताया था ना बेटा कि 8 फोरमैन होते हैं। हाँ। चार, हाँ, चार किसके होते हैं, 4 प्लानिंग के। प्लानिंग के होते हैं। और 4 किसके होते हैं। मैनेजमेंट। नहीं, मैनेजमेंट तो नहीं होते हैं, मैनेजमेंट तो ऊपर है, मैनेजमेंट को तो मतलब ही नहीं। ठीक है, उसने तो कह भी मेरे को प्रोडक्शन चाहिए, फिर क्या करना मेरा। तो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के। हाँ, प्रोडक्शन के होते हैं ना, ओके। प्लानिंग के और प्रोडक्शन के। तो प्लानिंग वाले क्या करते हैं, प्लानिंग वाले वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन से पहले की प्लानिंग करते हैं, वो जो फाइनल प्रोडक्ट या फिर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से क्या कहते हैं फॉर्म होगा, और हाँ हाँ, मतलब क्या क्या कहते हैं, वो जो प्लानिंग है वो किस तरह की, किस चीज की प्लानिंग होती है। प्रोडक्शन नहीं, जो आर्टिकल है, जैसे उसके रूट की, मतलब हम्म जो उसका रूट है किस तरीके से वो बनेगा, और हम्म, क्या कहते हैं कितने वर्कर्स का लगेंगे वो सब, और हाँ हाँ, टाइम एंड कॉस्ट, हाँ, टाइम एंड कॉस्ट कॉस्ट की कितना इंस्ट्रक्शंस टाइम क्या कॉस्ट। होगी, किस किस हाँ। किस किस डेस्क पे क्या क्या काम होना है,
वहां पे इंस्ट्रक्शन होगी, वर्कर देखेगा इंस्ट्रक्शन को और काम करेगा। यस सर। अच्छा, अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर जो कितने फोरमैन होते हैं? प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर इशिता, कितने फोरमैन होते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर? 4। 4। क्या क्या, कौन कौन से? स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस। गैंग बॉस, ठीक है। चलो, ये लिखा है। अब पहला है स्पीड बॉक्स। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का क्या काम होता है, मैंने बताया था। जो ये ध्यान रख रहा है कि जो काम है, हाँ, जो काम हो रहा है वो स्पीड से हो और कोई भी मतलब डिले ना हो उसके अंदर। हाँ, स्पीड कैसे डिसाइड करता है वो? पता नहीं। वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो प्लानिंग वाले होते हैं उसमें देखो एक टाइम एंड कॉस्ट का क्लर्क है ना, टाइम एंड कॉस्ट जो बताता है, तो स्पीड उससे पता चल जाती है। वो ये कहता है भैया इतने टाइम में और इतने कम कॉस्ट में, मतलब सेट कर देता है ना पैरामीटर्स। प्लानिंग में ये सब लोग आपस में बात करके सेट कर देते हैं कि भाई 1 घंटे में 50 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए। सब मतलब ये जो फर्स्ट वाला प्लानिंग में है हाँ, उसमें ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि काम कैसे कैसे होगा, और राइट, दूसरे वाले में वो सब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है हाँ हाँ सर। क्या बोला इसने? निशिता ने क्या बताया अभी? अच्छा रिपीट कर दूं। जो हाँ, प्लानिंग वाले हैं वो प्लान करते हैं प्रोडक्शन होने से पहले, प्रोडक्शन का प्रोसेस होने से पहले कि जो आर्टिकल, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, और हम्म, जो वो प्लान बनाते हैं जिस तरीके से वो बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम्म, प्रोडक्शन इंचार्ज। ये सब कि अब वो हाँ, उन्होंने प्लानिंग कर लिया है, सो अब उसको इम्प्लीमेंट करके उन्हें इन रियल बनाना है वो आर्टिकल, वो प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, हाँ। तो इस एक्शन इसके अंदर ही है? हाँ एक्शन। ठीक है, चलो। तो अब स्पीड बॉस क्या करता है? स्पीड बॉस टाइम नहीं, हाँ, हाँ, टाइम ये कॉस्ट सिद्धार्थ से पूछ रहा हूँ। सिद्धार्थ बताओ, स्पीड बॉस क्या करता है? सर वो टारगेट देता है कि इतने टाइम पे बन जाना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है प्रोडक्शन होना चाहिए। हाँ, बट वो तो क्या कहते हैं, एक तरीके से फोरमैन है तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वर्कर से, है ना? हाँ हाँ। तो वो क्या करता है, बोले क्या, वो क्या इंश्योर करता है? वो ये इंश्योर करता है कि जो सारा प्रोडक्शन, जो जो डिजायर्ड स्पीड है, जो हमने स्पीड मान के चल रहे थे हम, उसमें सारा प्रोडक्शन हो रहा हो, है ना, उस स्पीड से हो रहा हो। अगर कम हो रहा है तो फटाफट देखेगा अभी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना? तो उसका काम ये है इंश्योर करना कि जो जो एग्रीड स्पीड है उस पर काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा। ओके। अब एक होता है इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर का क्या काम है? इंस्पेक्टर देखता है भाई ऐसा तो नहीं ये लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्वालिटी खराब कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को, वर्कर को है जल्दी जल्दी बना दो, हमें तो क्या कहते हैं कोई टोकने वाला नहीं है, और हमें 10 पीस बनाने, फटफट बना दो 10 पीस। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, रैंडमली जाके चेक करता है कि हाँ भाई जो बंदे ने प्रोड्यूस करा है वो क्वालिटी ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इंस्पेक्टर का काम है। अच्छा, अब क्या होता है, एक रिपेयर बॉस होता है। रिपेयर बॉस का काम होता है घूमना, देखना कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कोई, सब मशीनरी ठीक चल रही है। और जैसे ही प्रॉब्लम आती है उसका काम ये है कि इमीडिएटली उसमें अटेंशन दे और फटाफट ठीक करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन को कम क्या हो होगा? जाएगी। हाँ, रुक जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द असेंबली लाइन, है ना? ठीक है, रिपेयर बॉस का समझ गया मैम, यस। मतलब, है? जी यस सर। जी। और लास्ट में होता है गैंग बॉस। जो गैंग गैंग बॉस वो होता है जो, वो वर्कर्स जो है ना उसको हम गैंग बोल देते हैं, उन सबका बॉस एक तरीके से। भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो फोरमैन को जाके बोल दे कि भाई देखो जी इस तरीके से वो क्या कहते हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको गैंग बॉस बोलते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो वर्कर का एक तरीके से गैंग गैंग है ना, वो जो जो प्रोडक्शन गैंग है उसको उनका एक बॉस है। ये देखो।
मतलब ये ये सारे, सब जो हैंडल कर रहा है। हाँ हाँ, जो हैंडल कर रहे हैं, देखो ना, ये सारे वर्कर्स हैं यहाँ पे, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हो कि सारे वर्कर्स हैं, ये सब रिपोर्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे की, ये देखो ये क्या कहते हैं, स्पीड बॉस वर्कर से देखता है, वर्कर को देखता है, इंस्पेक्टर भी जो है वो वर्कर्स को देखता है, रिपेयर बॉस भी देखता है, गैंग बॉस भी देखता है, तो गैंग बॉस भी। सर हाँ जो बोलो। ये गैंग बॉस है वो हाँ, वर्कर्स को देख रहा है या फिर जो स्पीड बॉस इंस्पेक्टर है इन सबको भी देखता है? नहीं नहीं नहीं, ये स्पीड बॉस तो स्पीड देख रहा है, इंस्पेक्टर भी देख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन सही हो रही है, रिपेयर वाला देखता है कि मशीन हो रहा है। जो गैंग बॉस है, क्या हो रहा है कि गैंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप, कहते हैं ना, गैंग आ गया इनका, इनका यस सर। गैंग है ना। तो गैंग बॉक्स हमने मतलब वहां पे इसलिए रखी हुई, वहां पे इस तरह का एक फॉर्मेट रखा हुआ है कि किसी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम है वो उससे जाके बोलेगा, गैंग गैंग बॉस से। जो स्पीड बॉस है वो तो मॉनिटर करेगा ना सिर्फ कि हाँ भाई क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ प्रोडक्शन ठीक चल रही है, इंस्पेक्शन जाके देखेगा, हाँ, तुमने ये, हाँ ये ठीक चल रहा है, रिपेयर वाला कहेगा प्रॉब्लम है तो मैं फॉर सॉल्व। जो गैंग बॉक्स है, वो गैंग बॉस है, वो एक तरीके से सारे वर्कर्स को एक तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है बताओ, देख रहा है कि हाँ भाई एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कोई कोई क्या कहते हैं, सब टाइम से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो क्यों नहीं आया, उसने प्रोडक्शन क्यों नहीं शुरू करी, इस तरीके से। सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है बेटा? सबकी अलग अलग है, ओवरलैप कोई भी नहीं है। मतलब गैंग बॉस ये देखता है कि अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं आ कोई रही है। इशू है किसी को, हाँ, वो हाँ देख इंश्योर करता है कि हाँ भाई क्या कहते हैं, सारे लोग वापस आ गए, क्या कहते हैं, हाँ। उसने जैसे सपोज करो डिसिप्लिन है ना, उसने कोई डिसिप्लिन बनाया कि जो बंदा इसमें फैक्ट्री में आएगा, इस प्रोडक्शन लाइन में आएगा, उसको हेलमेट पहनना जरूरी है। अब ये डिसिप्लिन वाले ने अपना अपने लिख के दे दिया प्लानिंग स्टेज में, बिकॉज ऑफ सम रीजन जो बंदे वहां पे वर्कर्स हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी है। डिसिप्लिन का इशू है ये, यस और नो? यस सर। एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना कि भाई जो बंदा इसमें प्रोडक्शन लाइन में आएगा उसको हेलमेट पहनना जरूरी है, एक डिसिप्लिन का इशू है। अब जो गैंग बॉस है वो इंश्योर करेगा कि हाँ भाई सबने हेलमेट पहन रखा है, नहीं पहन रखा है, कोई प्रॉब्लम है किसी का हेलमेट टूट गया तो वो अरेंज कराएगा दूसरा, ये इस तरीके से, ये फर्क है। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें? तो सर फिर एक तरह फंक्शनल से फॉर्म, जो हाँ बोलो। डिसिप्लिनेरियन का काम है वो तो गैंग बॉस कर रहा है, क्योंकि वो भी डिसिप्लिन देख रहा है और वो भी हाँ, गुड डिसिप्लिनेरियन को गुड गुड। डिसिप्लिन देख देखो रहा है। बेटा, मैंने जैसे अभी डिवाइड करा ना, एक बंदा प्लानिंग करता है सिर्फ, उसको लेबर से मतलब तो जो कुछ वो कर रहा है वो प्लानिंग में कर रहा है, एक्शन तो प्रोडक्शन वाला कर रहा है ना। तो जो वो बनाना कि क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए प्लानिंग में उसने डाल दिया कि भाई जो वर्कर इस पे प्रोडक्शन लाइन पे हो उसको हेलमेट पहनना जरूरी, ये उसने लिख के दे दिया। डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन Yes, के sir. उसमें, या मास्क लगाना होना चाहिए, या कुछ भी एक डिसिप्लिन फॉलो करना है उस प्रोडक्शन के लिए, वो उसने लिख के दे दिया। क्योंकि जब प्लानिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि भी ये सब चीजें हमारे जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा। अब Yes, sir. उसने तो लिख के दे दिया, अब उसको मॉनिटर कौन करेगा? वो तो, Gang boss. हाँ, गैंग बॉस जो है वो मॉनिटर करेगा कि हाँ भाई किसी को, अब सपोज करो किसी वर्कर की तबीयत खराब है, तो क्या वो स्पीड बॉस को बोलेगा? क्या वो इंस्पेक्टर को बोलेगा? क्या No, वो sir. रिपेयर बॉस को बोलेगा? No, वो sir. वो किसको बोलेगा? Gang boss को. गैंग बॉस को। कि सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ व्हाटएवर जो भी है। तो मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, 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 sir. ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. yes, sir. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वो ये कहता है कि सारे वर्क को एक स्टैंडर्डाइजेशन के फॉर्म में लेके आओ।
it refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, method of working, condition. These standards are the benchmark that must be met. बड़ा सिंपल है कि मैंने कहा रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड ये है कि सपोज करो क्या कहते हैं एक प्रोडक्शन यूनिट है जहां पे टीवी बनता है, ठीक है। आपने कहा कि भाई रॉ मटेरियल में जो साउंड का जो साउंड एम्पलीफायर है वो इन 5 स्टैंडर्ड कंपनियों का होना चाहिए। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि बाकी कंपनी को इतना क्या कहते हैं प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, इन 5 कंपनियों का ज्यादा अच्छा है। तो जो मटेरियल खरीदेगा बंदा उसको ये बात पता है कि भाई इन 5 के ही प्रोडक्ट को हमें खरीदना है। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। रॉ मटेरियल को ले लो, प्रोसेस को ले लो। प्रोसेस में भी क्या स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज बोलते हैं उसको। मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोसेस है वो रिटन डाउन प्रोसेस है कि ऐसे ये स्टेप होना है, फिर ये स्टेप होना है, फिर ये स्टेप होना है। रॉ मटेरियल खरीदना है तो ये इस स्टैंडर्ड से खरीदना है, टाइम इतना टाइम लगना चाहिए। जो मेरे प्रोडक्ट हैं, हाँ अब एक एग्जांपल है कि जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। घर में आप लोग गुड नाइट वगैरह यूज करते हो ना, एक आती है कि ऑल आउट है और एक आपकी गुड नाइट करके भी कंपनी का। अब सपोज करो जो उसके अंदर उसका रिफिल पैक है, मान लो दोनों का अलग अलग हो जाएगा होता तो बड़ी प्रॉब्लम होती। अभी आपने देखा होगा ना कि उसका क्या कहते हैं उठा के किसी का किसी में लगा दो, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं है? यस सर। स्टैंडर्डाइजेशन वाला समझ गए? तो मैं जब अपनी कंपनी में कोई प्रोडक्शन करूंगा तो मैं एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट करूंगा जो कि सब जगह एप्लीकेबल हो, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा जो माल है वो ना बिके, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया है कि भाई मेरा ही प्रोडक्ट खरीदोगे तभी वो चलेगा, अदरवाइज आगे और उस पर नहीं चलेगा, राइट। तो हर चीज के क्या कहते हैं आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, करने चाहिए, और जो उसके अंदर आपने स्टैंडर्ड्स डाल दिए हैं वो हमेशा फॉलो होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज। देखो ये आ गया ना, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, to establish interchangeability of manufacturing parts and product among different departments and branches। क्या है कि आपको प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि जो आपके पार्ट्स यहाँ बन रहे हैं वही पार्ट्स आप दूसरी जगह भी बनाओ। ऐसा ना करो कि यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो, दूसरी जगह कुछ और पार्ट बना रहे हो वैसा ही, लेकिन डिफरेंट स्टैंडर्ड से बना रहे हो। वो इसलिए कि मान लो किसी वजह से यहाँ पे आपका प्रोडक्शन रुक गया तो आप दूसरी जगह जहां आपने जहाँ पे मशीनरी सेटअप करी है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेम है, इस वजह से आपको प्रोडक्शन शिफ्ट करने में वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते तो आप तो अटक गए थे, अगर मशीनरी खराब हो जाएगा प्रोडक्शन रुक गया सारा। सर उनके हाँ। जो स्टैंडर्ड्स थे वो कैसे अलग हो सकते थे? हाँ, जो हमारी असेंबली लाइन होती है ना बेटा, उसके अंदर हम लोग सेट पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हम लोग बनाते हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए, सपोज करो, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोडक्ट बना रहे हो चेंज होता रहता है। एक एक्स प्रोडक्ट है उसके स्टैंडर्ड कुछ होगा, एक वाई प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड कुछ होगा। अब अगर मैं एक फैक्ट्री में सपोज करो मैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस बना रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं एक फैक्ट्री में 12 इंच की प्लेट का यूज कर रहा हूँ और दूसरी फैक्ट्री में 14 इंच का यूज कर रहा हूँ, राइट? तो हाँ, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बन तो एंड उसमें प्रोडक्ट प्रेस की रही है, इलेक्ट्रिक प्रेस ही बन रही है, पर दो अलग अलग स्टैंडर्ड की बन रही है। मैं क्या करूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि दोनों एक साइज की बने, सो दैट किसी वजह से एक जगह प्रोडक्शन रुकता है तो दूसरी जगह शुरू हो जाए, या जो पार्ट्स हैं उनके वो इंटरचेंजेबल हो प्रोडक्ट्स को लेके, है ना, ब्रांचेस में अमंग, मतलब मैं अपनी कंपनी में इंश्योर करूंगा कि जो मेरे पार्ट्स हैं वो मेरे दूसरे जगह भी अगर प्रोडक्शन चल रही है और वहां पार्ट की कमी है तो वो चीज यूज हो जाए। वो कब यूज होगी? जब मैं एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि सब जगह सेम होगा। आप बेटा अप्रिशिएट करो इस चीज को कि अगर मैं अलग अलग चीज अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग जगह बनाता रहूंगा तो मेरा स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं होगा, यस सर। है ना? तो इसलिए इंश्योर करना है कि क्या कहते हैं, हमें ये चीज हम लोग जो भी बनाए स्टैंडर्ड से बनाए। अब देखो, ये जो हमने कहा ना, फर्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम कि जैसे शर्ट्स बनती हैं कहीं, आपने कहा कि भैया एक स्लॉट बनाते हैं, उसमें सारा ये लेट्स से मीडियम साइज होगा, तो जो बंदे हैं वो अपनी सारी मशीन की सेटिंग इस तरह से करेंगे ये सब मीडियम साइज की शर्ट्स कटें और सिलें, राइट? फिर आपने कहा सब लार्ज बना दो, उस हिसाब से हो गया। आप ऐसा नहीं करोगे भाई, ऐसा है ये सेम प्रोडक्शन में ये 5 शर्ट तुम पहले स्मॉल की बनाओ, फिर तुम लार्ज की बनाओ, फिर तुम एक्स्ट्रा लार्ज की बनाओ, मशीन को चेंज करना पड़ रहा है, सेटिंग चेंज करनी पड़ रही है। आपने एक स्टैंडर्ड चीज बता दिया कि भाई ये मीडियम साइज है, इसका ये स्टैंडर्ड है, ये लार्ज साइज है, इसका ये स्टैंडर्ड है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, इसका ये स्टैंडर्ड है। आपने उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा, बहुत सारी चीजें जो जो है, कॉस्ट कम लगेगी, ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अपने काम को बंदे को सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं कि भी, सो दैट इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे भी काम कर सके चीजें हैं। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो आपका रॉ मटेरियल है वो स्टैंडर्ड। मैंने जैसे बताया, अगर मान लो लो क्वालिटी का है तो हो सकता है वो प्रोडक्शन में ही फेल हो जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। जो स्पेशली जो केमिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं, तो पता चला अगर केमिकल गुड क्वालिटी का नहीं है तो पता चला वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो तो डिजायर्ड रिजल्ट्स आते नहीं उससे, है ना? तो अच्छा, और फिर क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एक स्टैंडर्ड होने चाहिए मशीन और आदमी की परफॉर्मेंस को लेके कि भाई ये मशीन है, इसमें दिन भर के 1000 पीस निकलते हैं, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है हमने, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए कि हाँ भाई हमने ये हमारा बेसिस है और इससे हम कंपेयर करेंगे कि 1000 निकले हैं या नहीं निकले हैं, नहीं निकले तो क्या रीजन है ना? ये मतलब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना बच्चे। क्लैरिटी हो रही है नहीं हो रही बेटा? सिद्धार्थ? यस सर। रिपीट करो सर, समझ नहीं आया। हाँ मैं फिर से बताता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ सर, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतना स्टैंडर्ड, इतना तो इसका इसका होना चाहिए, कि मतलब इस तरीके का ही बनना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब ये होता है कि आप एक हर चीज के अंदर आपको स्टैंडर्ड सेट करते हैं। पहली बात, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल आप लोगे वो इस ग्रेड का होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए, इस कंपनी का होना चाहिए। मतलब ये आप ऐसे समझ लो कि इसके स्पेसिफिकेशंस, तो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया।
करेक्ट। यस सर। तो जो बंदा परचेज कर रहा है वो उसी स्टैंडर्ड को इंश्योर करेगा कि हाँ वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, ठीक ओके। है। अच्छा, तो इसी तरीके से हर जगह हमें ये इंश्योर करना है कि हम स्टैंडर्ड्स बनाएं और लोग उसको फॉलो करें। अब एग्जांपल ले लो प्रोडक्शन का। हमने हम अपने फैक्ट्री में वो चीज बनाएं जो मार्केट में जो एक स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे तुम्हें क्या कहते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट का एग्जांपल दिया था कि मैं रीफिल पैक अगर बनाता हूँ और वो सिर्फ मेरी मशीन में लगेंगे तो फिर मैं उसकी सेल इतनी नहीं कर सकता। अगर मैं एक स्टैंडर्ड जो मार्केट स्टैंडर्ड है, अब सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, जो तुम लोग प्लग यूज करते हो ना उसमें लगाने के लिए, सपोज करो कोई बड़ा प्लग बनाने लगे जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ का स्टैंडर्ड सेट हो रखा है ना कि हमें इस साइज का होना चाहिए सॉकेट के अंदर चला जाए, राइट। तो कोई अगर बड़ा बनाएगा तो उसको कोई बिकेगा नहीं, क्योंकि सब जगह तो डिफरेंट स्लॉट्स स्टैंडर्ड स्लॉट है। तो इसलिए कंपनी को जो भी प्रोडक्शन करे वो अपनी प्लानिंग स्टेज में इंश्योर कर ले कि स्टैंडर्ड जो प्रिवेल कर रहे हैं उनमें उसी के हिसाब से वो बनाए प्रोडक्शन और उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगी। अगर वैसा नहीं करेगी तो उसका मार्केट में सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताई मैंने, इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो और फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, वो एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए आपकी कंपनी में, सो दैट अगर मान लो कोई पार्ट यहाँ खत्म हो गया तो उसको हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं और वहां खत्म हो गया तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब दोबारा सर समझ नहीं आया। मैं ही कर रहा हूँ, देखो बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक हम इलेक्ट्रिक प्रेस बनाते हैं, एक हम बना रहे हैं एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में बना रहे हैं हम 8 इंच की उसकी जो प्लेट है, एक में हम बना रहे हैं 10 इंच की, राइट। अब दोनों जगह इलेक्ट्रिक प्रेस बन रही है, पर इशू क्या है कि एक जगह तो 8 इंच वाली बन रही है और एक जगह हमारी 10 इंच वाली बन रही है। दोनों के मटेरियल भी अलग हो जाएंगे, दोनों का रॉ मटेरियल भी अलग होगा, दोनों का सब चीज अलग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ओके। सो फिर उससे अगर हम क्या करें, अगर हम कहें नहीं हम सिर्फ 10 इंच वाली ही बनाएंगे, ओके, और मेरी जितनी फैक्ट्रीज है सब में 10 इंच वाली ही प्रोडक्ट ये बनेगी इलेक्ट्रिक प्रेस, तो जो मेरे पार्ट्स हैं जो उसके अंदर बनाने के हैं वो कभी वो फैक्ट्री में क्या कहते हैं यहाँ पे भी यूज कर लो, दूसरी जगह भी यूज कर लो, थर्ड फैक्ट्री भी यूज कर लो, क्योंकि सब जगह आपने स्टैंडर्ड जो सेट कर रखे हैं वही यूज हो रहे हैं। ओके। अदरवाइज क्या होगा? हाँ हाँ बोलो क्वेश्चन पूछो। इससे होगा क्या मतलब? ओके, बट इससे तो हमारा इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। ओके, इससे ये होगा कि जो 10 इंच वाले 10 इंच वाली जो प्लेट है आपकी जिसके अंदर आप वो बना रहे हो, उसका इन्वेंट्री अलग रखनी पड़ेगी, उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन लाइन अलग होगी, उसका कोई पार्ट 8 इंच में यूज नहीं होगा, 8 इंच वाला कोई पार्ट 10 इंच वाले में यूज नहीं होगा। तो जब आप ऑर्डर करोगे, किसी को रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है तो आप 10 इंच के लिए अलग करोगे और 8 इंच के लिए अलग करोगे। अगर आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन सारी फैक्ट्रीज में सेम है तो आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है, आप एक बल्क ऑर्डर करोगे और सब जगह वो सारे फैक्ट्री सप्लाई कर दोगे मटेरियल, क्योंकि स्टैंडर्ड मटेरियल है। ओके। फायदा इसका ये है कि आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी इंटरचेंजेबिलिटी होगी, है ओके सर, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन, इट एम्स टू एलिमिनेट सुपरफ्लुअस वैरायटीज, sizes, dimensions, while standardization implies devising new varieties instead of existing ones. अब देखो, मैंने ये रीड किया कि भाई मेरा शर्ट बनाता हूं मैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ये साइजेस बनते हैं, स्मॉल, मीडियम, ये सब बनते हैं।
मैंने ये रीड किया कि मेरे जो ट्रिपल एक्सएल है उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेल जो है वो बहुत कम है, बिकॉज उस क्या कहते हैं साइज के लोग कम हैं, इसलिए वो कम बिकता है, राइट। तो मैंने Okay. सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने कहा कि भाई जो मेरे स्मॉल मीडियम लार्ज है जो कि ज्यादा बिकते हैं ये ज्यादा बनेंगे, और जो मेरे कम बिकते हैं साइज उसको मैं कम बनाऊंगा। तो या मैं एक डिसीजन लूं कि ये मेरे बिकते तो है नहीं, इनका प्रोडक्शन ही बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरी लेबर लग रही है, मेरा सारा कुछ लग रहा है, और अल्टीमेटली मेरे को खास फायदा नहीं हो रहा है। तो आपने अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया, अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई हम ये 5 साइज ही बनाएंगे, हम ये वाला साइज बनाएंगे ही नहीं। ठीक है। Okay, sir. Simplification of work aims to eliminate unnecessary diversity of products. It results in saving of cost of labor, machine, and tools. It implies reduced inventory, for fuller utilization of equipment, and increasing turnover. Most large companies like Nokia, Toyota, and Microsoft, etc., have successfully implemented standardization and simplification. This is evident from their range, from their large share in the respective markets. अब ये क्या बोल रहा है कि जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं प्रोडक्शन के अंदर उनको एलिमिनेट करना है। उनको एलिमिनेट कैसे करना है? उनकी एक डिपार्टमेंट है जो स्टडी करता है कि भाई हम क्या क्या हमारे रिडंडेंट स्टेप्स हैं जो कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सो दैट पूरा काम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। मैं अपने प्रोडक्ट को, अब हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं प्रोडक्ट को, मतलब कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब हम उसके अंदर क्या करते हैं कि कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के और फिर एक नया क्या कहते हैं प्रोडक्ट बना देते हैं। इस तरीके से करते रहते हैं। वो ये कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन तो करो बट अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हो बेटा? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि मैं एक रूट से जा रहा हूँ, उसके बाद उसके अंदर उसको डाइवर्सिफाई कर दिया मैंने कि भाई हाँ इसके अंदर ये और चीजें ऐड कर दो और एक नया प्रोडक्ट बना दो। Okay. ठीक है। तो जो मेरा अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट के अंदर वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, तुम्हें तभी समझ में आएगा ये। क्या कहते हैं, ऐसा भी होता है कि लोग डाइवर्सिफाई भी करते हैं प्रोडक्ट को, बट वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हाँ मार्केट में ऐसी रिक्वायरमेंट है तभी वो डाइवर्सिफाई करते हैं, बट अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। अपने उसके अंदर जो प्रोडक्शन लाइन है सबको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, मान लो और एग्जांपल में को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा एग्जांपल दूं तुम्हें जो कि तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इस एग्जांपल को तुम्हें सोच के ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मैं तुम्हें कोई एग्जांपल बताऊं जिसके अंदर कि ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को तुम्हें समझ में आए हैं। आई नो ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक नहीं होगा। देखो, बट इसका फायदा क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। It simplifies, it implies reduced inventory, further utilization of equipment and fuller utilization of equipment and increasing turnover. अगर मैंने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया आपने तो मेरी असेंबली लाइन हिल जाएगी। मतलब हिल जाएगी इन द सेंस कि उसके अंदर आपको एडिशनल चीजें लगानी पड़ेंगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। जो आपका स्टैंडर्ड से मूव करके आपने उसके अननेसेसरी उसके अंदर जो है प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में आपने उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, सो दैट एटलीस्ट आपको लगा कि हाँ ये ठीक है मार्केट में बिकेगा और क्या कहते हैं, बट अल्टीमेटली जो है उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है उस डाइवर्सिफिकेशन का।
तो वो चीजें आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, आपका इक्विपमेंट पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होगा, आपका क्या कहते हैं टर्नओवर नहीं बढ़ेगा इससे। तो जो 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 आपकी क्या कहते हैं नोकिया और टोयोटा वगैरह, टोयोटा कार कंपनी है ये, अब देखो कि इन्होंने जो है मतलब अपने अननेसेसरी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई नहीं करते ही। उसके अंदर फीचर्स तो ऐड करते रहते हैं, वो फीचर्स तो ऐड करते रहते हैं, बट बहुत डाइवर्सिफाई नहीं करते अपने प्रोडक्ट को लेके कि क्या कहते हैं। मैं कोई और एग्जांपल मैं सोच के बताऊं जो कि यहाँ पे फिट बैठ रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्क स्टडी। अब उसने एक साइंटिफिक मेथड में ये भी दिया कि वर्क स्टडी भी करो, उसमें आप फटीग स्टडी, मतलब फटीग का मतलब समझते हो बेटा इशिता, फटीग का मतलब समझते हो? हेलो, नो सर। फटीग मतलब होता है थकान। टेलर ने कहा कि भाई, उसने एक स्टडी बनाई, उसने कहा कि भाई 8 घंटे अगर बंदा काम करता है तो उसको बीच में ब्रेक चाहिए, वो मेंटली और फिजिकली टायर्ड हो जाता है। यस और नो? 8 घंटे लगातार काम कर सकता है कोई? बोलो बेटा। सर 8 रिपीट घंटे करना, है? रिपीट 8 घंटे, करना। 8 घंटे कोई लगातार काम कर सकता है विदाउट ब्रेक? नो सर। है ना सिद्धार्थ? नहीं कर सकता ना? नो सर, नो सर। है ना? तो उसने कहा कि भाई 8 घंटे के काम में हम उसको एक ब्रेक, टी ब्रेक देंगे, एक लंच ब्रेक दे देंगे, एक 15 मिनट्स का मतलब 15 30 15 इस तरीके से उसको ब्रेक देंगे अच्छा सो सर, ये दैट। जो भी कुछ है ये तो अभी प्रोडक्शन का होने से पहले का है ना, ये तो प्लानिंग का है शायद। हाँ नहीं, बट ये तो जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो जो क्या कहते हैं, जो इसने 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 ये बताई थी ना तुम्हें, ये क्या कहते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन से ये सब जो तुम्हें बता रहा था ना, प्रिंसिपल बनाए थे मैंने, हाँ टेक्निक्स हाँ। हैं ये ना, ये जो टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, हम्म। वो बता रहा हूँ तुम्हें मैं। हाँ। तो एक तो ओके। फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये टेक्निक है भाई। ये जो टेक्निक का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तो आपको प्रोडक्शन में फायदा होगा। तो एक हम्म। फंक्शनल फोरमैनशिप मैंने बताया कि इस तरह से आप अपने घर, अपने फैक्ट्री में इस तरह से डिवीजन करो, ठीक है। फिर एक उसने बताया स्टैंडर्डाइजेशन रखो, 10 चीजें मत बनाओ एक साथ, सब क्या कहते हैं असेंबली लाइन सिंपल होनी चाहिए, क्या कहते हैं वर्क जो है बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए। ये इसमें एक टेक्निक बताई है। थर्ड उसने बताई है कि भाई वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में क्या है कि भाई स्टडी करो कि कितना ब्रेक मिलना चाहिए, कितनी देर का ब्रेक मिलना चाहिए, है ना, हम्म। सो दैट एटलीस्ट जो उस बंदे की एफिशिएंसी है, जो स्टेमिना है उसका बरकरार रहे। देखा नहीं, जब लंच करके आते हैं लोग या चाय पी के आते हैं लोग तो फिर और अच्छी तरह काम करते हैं, है ना, राइट। तो ये एक उसने कहा एक फटीग स्टडी, द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टास्क वुड बी मीनिंगलेस इफ इट इज not fixed by a study on how long a person can perform the standard task without any adverse effect on his health and efficiency. Fatigue study needs to be carried out precisely for this reason. Person is bound to feel better. वो ये कहता है कि आप अपने यहाँ जो भी काम करवा रहे हो एक फटीग स्टडी भी करो। आपको लगता है कि इसमें फिजिकल लेबर बहुत है तो बंदे को ब्रेक जल्दी जल्दी दो। आपको लगता है कि इसमें मेंटली बहुत है तो उसको अलग डिफरेंट तरीके का ब्रेक दो, सो दैट एटलीस्ट उसकी एफिशिएंसी बनी रहे। कुछ नहीं, बस सिंपल फटीग स्टडी के बारे में इसने ये बोल रहा है कि फटीग स्टडी होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आप उससे क्या काम करवा रहे हो, राइट। यस सर। चलो अब मेथड स्टडी। The objective of the method is to find out the best way of doing the job. There are various alternative methods for doing any task or job. That method should be adopted, which involves minimum cost with maximum use of resources and organization. ठीक है। अब देखो, तुम्हें अगर याद होगा कि क्या कहते हैं जो हमने अभी पढ़ा था फंक्शनल फोरमैनशिप, उसमें भी प्लानिंग आ रही थी। उसमें भी वो स्टडी करता है कि भाई हाँ
क्या कहते हैं ये इस जॉब को कम से कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, ये सब है ना, ये सब हम लोग स्टडी किया था। Yes, वो sir. ये अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या कहते हैं हमें एक कोई काम करना है, उसका एक बेस्ट मेथड निकालना है कि भाई इस जॉब को करने के लिए हमें कौन सा हम क्या क्या करें कि कम से कम टाइम लगे हमें और मिनिमम कॉस्ट लगे। क्योंकि कोई देखो ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रूट हो सकते हैं, राइट, पर एक होता है ऑप्टिमल रूट, वो आपको स्टडी करना चाहिए और अपने यहाँ उसको अपने प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखो दिस मेथड स्टडी वाज स्टार्टिंग विद प्लानिंग स्टेज, determine the type of plant layout, determine the optimal factor combination, deciding how the various jobs can be done, and for job already in progress, observe the process by which end job passes, analyze the handling, storage and inspection of material, and find out the role of each person. वो ये कह रहा है कि आप अपने यहाँ जो भी काम हो रहा है उसको स्टडी करो और वो मेथड फॉलो करो जो कि सबसे ऑप्टिमल हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा, एक पार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका भी। जो बंदे असेंबली लाइन में है ना, उसने क्या कहते हैं उन्होंने, चलो ऐसे तो मोशन स्टडी का एग्जांपल है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बट मेथड स्टडी में कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं भी एग्जांपल में दिमाग में वो मोशन स्टडी का आ रहा है, बट मेथड का एग्जांपल ये होगा कि कोई भी हम प्रोसेस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं एंड रिजल्ट को पहुंचने में, रीच करने में। ना हो जो एक टीम है, मतलब उसमें वो कह रहे हैं कि भी आप एक ऐसा मेथड चूज करो जिसके अंदर की आपका सबसे कम टाइम लगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन, मतलब ये एक प्लानिंग का पार्ट है ये। यस यस, ठीक है, तो जो भी मेथड आप बनाओगे वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए, है ना। जो फॉर एग्जांपल आपको प्लांट लेआउट करना है, तो अगर आप रॉ मटेरियल कहीं दूर रखोगे हैं, तो उसको वहां तक लाने में प्रॉब्लम, मतलब क्या कहते हैं टाइम लगेगा। तो आप क्या करो कि जहां से असेंबली लाइन शुरू होती है वहीं उसके पास में स्टोर बनाओ, क्योंकि सबसे पहले वो रॉ मटेरियल यूज करेगा, राइट। तो जो ये मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका प्लांट लेआउट है, क्या कहते हैं वेरियस टाइप ऑफ जॉब जो करनी है आपको, मतलब इन चाहे वो छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, आप जो भी करो, जो मेथड अपनाओ आप, और ऑब्जर्व करो कि हाँ कहाँ पे क्या चीज इम्प्रूव कर सकते हो। जो आपका मेथड है वो कहीं टाइम टेकिंग तो नहीं है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से, स्टडी से, ये सब चीजें आपकी चलती रहती हैं, ऑप्टिमाइजेशन होता रहता है, ये इंश्योर करना है। अब देखो टाइम स्टडी आ गया, it involves determining the standard time taken to perform a given job or task. This measuring device can be used for each element of work public task. Time measuring devices का आदि। अब वो ये कह रहा है कि आप ये इंश्योर करो कि किसमें कितना टाइम लग रहा है, कोई भी टास्क ले लो उसको मेजर करो और देखो कि हाँ क्या मैं इसको किसी तरीके से रिड्यूस कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या कहते हैं
जैसे क्या कहते हैं, कंप्लेंट लिखवाते थे लोग, तो वो क्या करता था कि सिस्टम कि अच्छा आपने जैसे डायल किया भी हाँ मैं हमारी ये करो, क्या सर आप अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ, आपने कौन सा इक्विपमेंट कब खरीदा था, ये खरीदा था वो खरीदा था, इस तरीके से आपको कंप्लेंट लिखवानी है आपने उसकी, तो बहुत टाइम जाता था। अब अगर एक सिस्टम ऐसा बना दें कि जैसे ही कॉल आई, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है नंबर उस वो ऑपरेटर को मिल गया, और ऑपरेटर्स के सामने उसकी स्क्रीन पे ही उसका सारी डिटेल आ गई कि लास्ट उसमें क्या चीज ठीक करी थी उसकी, क्या था, क्या कौन कौन से इक्विपमेंट खरीदे उसने, ये सारा टाइम बच जाएगा नहीं बच जाएगा? यस सर। इशिता बेटा, यस सर। हेलो, ये आप अप्रिशिएट कर रहे हो उसको कि भी हमारे मेथड्स, हमारे इस तरीके से जो भी प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि उन मेथड्स का एक तरीके से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमल रूट हो उसको बनाने के लिए, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स भी होते हैं, बट नहीं, हमें वो वाला रूट चूज करना है जो कि मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी दे सके। टाइम के, हाँ टाइम का मैंने बताया कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व करो कि कितना टाइम लग रहा है इसके अंदर, और उसके बाद आप उसको कैसे कम कर सकते हो टाइम को, ये सोचो कैसे हो सकता है। ये सारी टेक्निक, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि आपको हमेशा अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, करते रहोगे आप, और इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे। इट इज नॉट लाइक दिस कि एक बार जो चीज सेट हो जाती है वो हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। पूरी टीम होती है जो कि ये इंश्योर करती है कि हाँ क्या कहते हैं, इस टाइम मतलब कोई प्रोडक्शन में मान लो 15 मिनट्स लग रहे हैं, दे विल ट्राई कि हम इसमें क्या चीज चेंज करें कि इसके अंदर 12 मिनट हो जाए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि ऑब्जर्वेशन से आती हैं। आप ये इंश्योर करते हो कि भाई इट इज बिकॉज ऑफ द वर्कर, बिकॉज ऑफ द मशीन, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की चीज है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है मोशन स्टडी। It is a study of the environment of an operator or machine in performing an operation for the purpose of eliminating useless motion. For conducting motion studies, workers are studied at their job and all their movements are noted. Then they are analyzed and useless motions are eliminated. Thus, less time consuming for election. अब अभी मैं एग्जांपल बता रहा था, मैं जो मेरे दिमाग में आया था वो मैं मोशन स्टडी से रिलेटेड है। अब सपोज करो एक प्रोडक्शन लाइन है, उसके अंदर आपको टूल्स चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया कि वो टूल बॉक्स उसको बंदे को दे दिया, वो टूल में से क्या कहते हैं जो टूल चाहिए वो निकालता है, उसको एक टूल निकाल के यूज करता है, फिर वापस रख देता है, फिर दूसरा टूल निकालता है, फिर उसको कर देता है, इस तरीके से करता है। अब एक अच्छा मैनेजर कहता है यार ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो निकालता है, दूसरा लगा देता है टूल, फिर दूसरा टूल निकालता है, फिर उसको यूज करता है। उसने क्या करा, उसने कहा एक काम करते हैं, जो वर्कर टूल्स यूज करते हैं उनको एक हम ड्रेस बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी जेब्स हों, पॉकेट्स हों, और उसके अंदर वो एक स्टैंडर्ड तरीके से हम टूल्स को रखेंगे। तो जो वर्कर है वो वहीं से ही निकालेगा टूल को और उसको यूज करेगा, वापस नहीं रख देगा उसी के ड्रेस के अंदर। तो उसका मोशन जो है वो कम हो गया नहीं हो गया? यस सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन के लिए। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, जरा थोड़ा सोचो। सिद्धार्थ समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ। मोशन कैसे हो, बताओ, मोशन कम कैसे होगा इसका? कि अगर जैसे कि मतलब वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को बोलने के लिए हाँ कि हाँ, चलो इशिता आप बताओ। मतलब इससे उस जो वर्कर है उसका टाइम बच गया, उसकी यस, मेहनत बच गई। हाँ कैसे बच गया टाइम? पहले उसे बॉक्स में से टूल्स निकालने पड़ते थे और फिर उसे यूज करके दोबारा रखना पड़ता था, बट जब उसके पास पॉकेट वाली ड्रेस आ गई
तो वो अपनी पॉकेट में से ही निकालता है और उन्हें यूज करके वापस रख देता है, तो उसका टाइम और उसकी मेहनत दोनों बच गई। करेक्ट है ना, उसका मोशन बंद कम हो गया ना, है ना, उसको इधर जाना था फिर वापस आता था, टूल बॉक्स में जाता था फिर वापस, तो ऑब्जर्व किया वहां पे लोगों ने, उसके मैनेजर ने, कि ये तो हम इसको अगर इस तरह से कर देंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, राइट, यस और नो। तो इस तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो मेथड को स्टडी करते हैं, वो टाइम को स्टडी करते हैं, वो फटीग को स्टडी करते हैं, वो मोशन को स्टडी करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम मोशन हो बंदे का, क्योंकि मोशन हो गया तो बंदे को मूव करना पड़ेगा ना, फिर वो क्या कहते हैं मूव करता है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। वंस he has moved from the assembly line, he has to come back and then start doing it। अगर वही चीज अवेलेबल होगी तो गुड, है ना। तो मेथड को वो स्टैंडर्ड बनाते हैं और टाइम को स्टडी करते हैं और मोशन स्टडी करते हैं। ये सब मैनेजर्स के लेवल के काम है, जिनको मतलब टेलर बोल रहे हैं कि भैया इन पे तुम लोग स्टडी करो और उसको रिफॉर्म करो। समझ गए बेटा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ बोलो बोलो, हाँ सिद्धार्थ बोलो। एक बार दोबारा, एक बार बस लास्ट हाँ वाला तो लास्ट में बोला था ना। मोशन स्टडी मैं बताता हूँ। देखो बेटा अभी मैंने क्या बताया, एग्जांपल दिया है इसमें, देखो पहले पढ़ो क्या, इट इज अ स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल ऑफ एन ऑपरेटर और अ मशीन इन परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग यूजलेस मोशन। मतलब क्या है, जो अननेसेसरी मोशंस हैं, मोशन मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ सर, जो क्या मूवमेंट, कहते, हाँ मूवमेंट। मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। हाँ तो वो ये कह रहा है कि प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उसको इंश्योर करो कि तुम्हारा कम से कम मूवमेंट हो। फॉर कंडक्टिंग मोशन स्टडीज वर्कर्स आर स्टडीड एट देयर जॉब एंड ऑल देयर मूवमेंट्स आर नोटेड। तो अब देखो ये मैं क्या कह रहा था कि मैनेजर का काम है कि जाके देखना, इंश्योर करना कि हाँ ऑब्जर्व करे कि यार ये किसी वर्कर को किसी एक्टिविटी में ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, और अगर लग रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई असेंबली लाइन में एक वर्कर को टूल्स यूज करने होते हैं, तो उसने टूल जो है वो बॉक्स में रख दिए हैं, बॉक्स से उठाता है टूल और वो यूज करके फिर वापस रख देता है, ठीक है। यस सर। तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा क्या कहते हैं ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज क्या होता है कि वो टूल वापस डालता है, फिर उसको फिर क्या कहते हैं यूज करना होता है, फिर उसे ढूंढता है, फिर निकालता है, फिर करता है। हाँ अगर मैनेजर ने सोचा कि यार मैं इसको एक ड्रेस ऐसी पहना दूं जिसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स हों और टूल जो है जो टूल बॉक्स के सब उसके ड्रेस के अंदर आ जाए, तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो एक टूल निकालेगा, यूज करेगा, फिर वापस डालेगा, फिर दूसरा टूल दूसरी पॉकेट से निकालेगा, फिर टूल लगा के फिर यूज कर लेगा। यस सर। इससे पहले वो क्या कर रहा था? अब टूल बॉक्स से टूल निकाल रहा था, फिर रख रहा था, फिर तो कौन सा फास्ट है? जो वो ड्रेस में जो है मतलब। ड्रेस वाला फास्ट है ना, हाँ हाँ। उसका मूवमेंट कम हो गया नहीं हो गया? वो तो उसने उसकी ड्रेस ऐसी पहन रखी, खूब सारी पॉकेट्स हैं उसके अंदर, उसको पता है कि कौन सा टूल कहाँ पड़ा, खट से निकाला, उसने यूज किया, फिर वापस लगा, इस तरीके से। एज कम्पेयर टू वो टूल बॉक्स से निकालता है, फिर देखता है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, इस तरीके से करके टाइम लगता है। यस सर। तो मोशन स्टडी हो गया ना, उसका मोशन कम हो गया नहीं हो गया, उसका हाँ मूवमेंट हाँ। कम हो गया नहीं हो गया, है ना, यस अननेसेसरी मूवमेंट, है ना, ठीक है। मैन मटेरियल इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई अब? यस सर। चले आगे चलें। यस सर। अब एक लास्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर ने कहा कि भाई आप जो है वो 2 रेट रखो, जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको कम पैसे मिलने चाहिए। उसने कहा कि सपोज करो स्टैंडर्ड पीस 10 पीसेस पर आवर है, आपने कहा जी मैं आप अगर 10 पीस बनाओगे तो आपको मैं 50 रुपए पर पीस दूंगा, है, या 50 पैसे और 50 रुपए मान लो, चलो कोई बात नहीं, तो आपके 10 पीस बने तो 500 रुपए हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप
12 पीस बना दोगे तो 10 से ऊपर जितने पीस बनाओगे उसके मैं आपको 60 रुपए दे दूंगा। हाँ ओके। ठीक है। तो जो बंदा वहां पे काम करेगा वो कहेगा यार मैं मैक्सिमम 10 के ऊपर बनाऊं सो दैट मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। Whereas जो इनएफिशिएंट लोगों के लिए उसने कहा कि भाई ऐसा है, अगर तुम 10 पीस नहीं बनाओगे तो तुम्हें 40 रुपए पर पीस ही मिलेगा। हाँ ठीक है। ओके। तो दोनों में डिफरेंस समझ के, जो इनएफिशिएंट बंदा है वो कहेगा यार मैं तो जल्दी से 10 पीस बनाऊं क्योंकि अदरवाइज तो मेरे तो पैसे कट जाएंगे। हाँ ठीक है। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए अलग रेट होना चाहिए और एफिशिएंट वर्कर के लिए अलग रेट होना चाहिए। Taylor says a two-piece rate for efficient and inefficient workers. Standard quality of production in terms of time should be decided in advance. An effective worker is paid higher piece rate, and inefficient page is paid lower pay. This difference helps in motivating inefficient workers to work efficiently. The technique of different wage rate system insists on paying differential rate to efficient employees. Extra wage will be paid efficient, will be motivated. Will motivate them to remain efficient. Extra wage paid to efficient employee will motivate inefficient people to come up to the in the category of efficient people. When these are paid according to the number of units produced, the production will automatically increase. मैंने आपको exactly same चीज बताई है अभी इससे पहले एग्जांपल दिया। इशिता समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्योंकि जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो कहेगा भैया मैं भी एफिशिएंट लोगों के साथ के बराबर काम करूं ताकि मेरे को भी वो रेट मिल जाए। हाँ अगर मैं कम पीस बनाऊंगा तो मेरे को कम रेट मिल रहा है। जो स्टैंडर्ड रेट आपने डिसाइड कर लिया, मैंने बताया ना 10 पीस बनाने हैं आपको, 10 से कम बनाओगे तो कम मिलेंगे पैसे और 10 से ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जो एफिशिएंट है वो कहेगा यार मैं तो हमेशा 10 से ज्यादा ही बनाऊंगा, और जो इनएफिशिएंट है वो कहेगा यार मैं किसी तरीके 10 तो बनाऊं पहले ताकि एटलीस्ट मेरा पैसे तो ना कटे। ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया? जब Yes, बुक sir. पढ़ोगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बस एग्जांपल मेरे जो रह गए हैं वो यहाँ के रह गए हैं जो कि मैं आपको दूंगा स्टैंडर्डाइजेशन के, है ना, सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन के हाँ इसी सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल था ना। हाँ ये सिंप्लीफिकेशन का, इसका एग्जांपल मैं कोई बढ़िया सा एग्जांपल निकालता हूँ फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन ना बहुत सिंपल है। इट एम्स टू एलिमिनेट सुपरफ्लुइस वैरायटी साइजेस डायमेंशंस व्हाइल स्टैंडर्डाइजेशन implies devising into new varieties instead of existing ones. Simplification of work of eliminating diversity of product results in saving cost. आपको एग्जांपल देख के समझाऊंगा तो आप ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो ये आपका फटीग और ये हो गया, ये आपका और बस ये जो आपका चैप्टर अब खत्म हो गया है। इसमें एक समरी है इसकी, है कि क्या कहते हैं, दोनों कंपैरिजन भी है। ये सब पढ़ी आपने, ये सब पढ़ी। फंक्शनल फॉर्मेट से बना, साइंटिफिक मेथड की टेक्निक्स क्या है, फंक्शनल फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइजेशन, मेंटल वैल्यू छोड़ दिया मैंने, और डेफिनेटली स्टेज में वर्क स्टडी सारा बना, राइट। Yes. तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया।